राधे राधे। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों को एक और नई वीडियो में, जिसमें कि हम लोग पॉलिटी के इम्पोर्टेंट प्रश्न करेंगे। जो अभी तत्काल के जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें ये सभी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप इस वीडियो को पूरी देखते हैं तो आपका पॉलिटी का पूरा रिवीजन हो जाएगा। एक तो आप सभी को बता दूं, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसके साथ जो एनालिसिस है, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है उस क्वेश्चन से रिलेटेड, उन सारी चीजों को रखा गया है। तो आप पूरी वीडियो देखिए और जो है कि अपना पॉलिटी का फुल रिवीजन कर लीजिए। ठीक, तो पॉलिटी के लिए दो वीडियो लाऊंगा, जैसे कि मैंने हिस्ट्री के लिए ला दिया हूँ दो वीडियो, उसमें भी इंपॉर्टेंट प्रश्न विथ एनालिसिस। ठीक ना? अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो जाकर चैनल विजिट करके देख सकते हैं, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक ना? तो इसी प्रकार पॉलिटी का भी अब ला दे रहा हूँ। पहला ये वीडियो रहेगा और कल दूसरी वीडियो आ जाएगा। तो पूरी वीडियो देखिए और वीडियो को लाइक करके और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए काफी अच्छे अच्छे कंटेंट हमारे चैनल के से जो है कि प्रोवाइड कराई जाती है। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न है हम लोगों का कि निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की अवधारणा को लिया गया है। बताना है कि किस देश के संविधान से जो भारत के संविधान में मूल अधिकार है वो लिया गया है। ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी है सोवियत संघ और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो बताइए किस देश से मूल अधिकार का अवधारणा लिया गया है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक ना? इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि अमेरिका से लिया गया है मूल अधिकार। अब देख लीजिए, इससे संबंधित सारी चीज हम लोग देखेंगे बहुत ही बढ़िया तरीका से। ठीक ना? तो पूरी वीडियो में आप लोग बने रहिए। भारत में मूल भारत में मूल अधिकार अमेरिका के संविधान के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित है। बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित है। ये अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में है। ध्यान रखिएगा, किसमें है? तो भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 तक। ध्यान रखिएगा, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक वर्णित है। मूल अधिकार न्याय संगत होते हैं, यानी इसके उल्लंघन पर सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। तो मूल अधिकार क्या होता है? न्याय संगत होता है, यानी कि अगर आपका मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो आप उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अनुच्छेद 200 जो है कि अनुच्छेद 226 के तहत आप जा सकते हैं हाई कोर्ट। तो देखिए, ब्रिटेन के संविधान से देखिए क्या क्या लिया गया है। तो ब्रिटेन के संविधान से भारत में संसदीय शासन प्रणाली, कानून का शासन और एकल नागरिकता, ये सभी ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली, कानून का शासन और एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान ध्यान रखिएगा, ये पूर्व सोवियत संघ यानी कि जो अब रूस जिसे कहा जाता है, तो रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य, ये ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची का विचार और प्रस्तावना की विशिष्ट भाषा ली गई है। तो ऑस्ट्रेलिया से ध्यान रखिएगा, समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना का विचार ध्यान रखिएगा, ये लिया गया है अमेरिका से, लेकिन प्रस्तावना की भाषा पूछेगा तो वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और समवर्ती सूची भी ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया? ये देखिए मोस्ट रिपीटेड सवाल रहता है। ठीक है ना? ऐसा कोई एग्जाम ना हो जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। तो बताइए अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? आप सभी को पता होगा अनुच्छेद 17 में है। ठीक ना? अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत। अब देख लीजिए, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को पूरी तरह समाप्त करता है और इसका किसी भी रूप में आचरण प्रतिबंधित करता है। यह एक पूर्ण अधिकार है जिसका आपातकाल के दौरान भी कोई अपवाद या छूट नहीं दी जा सकती। ध्यान रखिएगा, यह क्या है? तो यह एक पूर्ण अधिकार है जिसका आपातकाल के दौरान भी कोई अपवाद या छूट नहीं दिया जा सकता है। अनुच्छेद 15 के तहत राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। ये अनुच्छेद किसमें है? तो अनुच्छेद 15 में है। अनुच्छेद 16 में ध्यान रखिएगा, सरकारी नौकरियों और लोक नियोजन के मामले में सभी नागरिकों को अवसर का समानता देता है। अनुच्छेद 16 क्या करता है? तो सरकारी नौकरियों और लोक नियोजन में जो है कि सभी नागरिकों को अवसर का समानता देता है। तो ध्यान रखिए, अवसर का समानता अनुच्छेद 16 में है। अनुच्छेद 18, समाज में समानता स्थापित करने के लिए सेना और शिक्षा को छोड़कर सभी प्रकार की उपाधियों का अंत करता है। अनुच्छेद
18 क्या करता है, तो उपाधियों का अंत, यानी कि ध्यान रखिएगा, समाज में सभी को बराबर करने के लिए, तो है कि जैसे पहले राजा की उपाधि, महाराजा की उपाधि, ये सभी लोग धारण करके बैठे थे, तो इन सभी के उपाधियों का अंत करता है अनुच्छेद 18। अलावे ध्यान रखिएगा, सेना और शिक्षा को छोड़कर, जैसे कि शिक्षा के मामले में देखा जाए तो डॉक्टर लगता है, अगर कोई डॉक्टर का डिग्री ले लेता है उसको, उसके आगे डॉक्टर लगता है। सेना में क्या होता है, कर्नल होता है, ब्रिगेडियर होता है। तो इन सभी को छोड़कर तो बाकी सारी उपाधियों का अंत करता है अनुच्छेद 18। उसको देख लिए, इस अधिकार को अधिक प्रभावी बनाने के लिए संसद ने नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 पारित किया था। तो ध्यान रखिएगा, ये सभी अधिकार, जो मौलिक अधिकार है, इन सभी को प्रभावी बनाने के लिए संसद जो है कि नागरिक संरक्षण अधिनियम कब पारित किया था, तो अनुच्छेद ये 1955 में पारित किया था, ध्यान रखिएगा 1955 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था? तो आप सभी को बता दो, प्रस्तावना में अभी तक मात्र एक बार ही संशोधन हुआ है, ठीक, और उसी में जोड़ा गया था क्या, 3 शब्द, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। तो बताइए ये किस संशोधन में हुआ था? ऑप्शन ए है 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 86वां संविधान संशोधन और ऑप्शन डी है 91वां संविधान संशोधन। तो आप सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन, जिसे कि मिनी संशोधन, मिनी संविधान भी कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। अब देख लीजिए, यह बदलाव 1976 में किया गया था और भारतीय संविधान के इतिहास में प्रस्तावना केवल एक ही बार संशोधन हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, यह जो है कि संशोधन कब हुआ था, तो 1976 में, और ये प्रस्तावना में जैसे कि मैंने बताया मात्र अभी एक बार ही संशोधन हुआ है। ध्यान रखिएगा, 42वें संशोधन को व्यापक बदलाव और नए प्रावधानों के कारण इसे लघु संविधान भी कहा जाता है, ऐसे मैंने बताया भी है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मुख्य आधार जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव। आप सभी को पता होगा, संविधान सभा की तीसरी बैठक में जो है कि जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, तो वही आगे चलकर प्रस्तावना बन गया था। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए 44वां संविधान संशोधन, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था, ये 1978 में हुआ था, 1978 में, और इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया था। तो इसमें क्या हुआ था, तो जो संपत्ति का अधिकार था उसको मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया था 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। उसका देखिए 86वां संविधान संशोधन 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 के ए के रूप में एक नया मूल अधिकार बनाया गया था। तो देखिए 86वां संविधान संशोधन के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था और इसे 21 के ए में जोड़ा गया था। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की कुंजी और उसकी राजनीतिक कुंडली भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की कुंजी और उसकी राजनीतिक कुंडली भी कहा जाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस मूल अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस मूल अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? समानता के अधिकार को, या धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को, या संवैधानिक उपचारों का अधिकार को, या स्वतंत्रता का अधिकार को? तो बताइए बी आर अम्बेडकर ने किस मूल अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने मूल अधिकार का जो है कि इसे संविधान का हृदय कहा था। अब देख लीजिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को सबसे महत्वपूर्ण मानते हुए यह बात कही थी, मतलब कि अनुच्छेद 32 को महत्वपूर्ण मानते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह बात कहा था कि ये जो अनुच्छेद 32 है ये संविधान का हृदय और आत्मा है। उसके बाद देख लीजिए, इसके तहत मूल अधिकारों के हनन पर सुप्रीम कोर्ट नागरिकों की रक्षा के लिए 5 अलग अलग प्रकार के रिट जारी करता है। तो देखिए यही जो है अनुच्छेद 32, यही जो है कि नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। इसी अनुच्छेद के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। यदि किसी विशिष्ट व्यक्ति का नाम ना लिया जाए तो सामान्य तौर पर प्रस्तावना को संविधान का आत्मा माना जाता है। ध्यान रखिएगा, ऐसे मान लीजिए क्वेश्चन आया कि संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को। अगर क्वेश्चन पूछे कि भीम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था, तो अनुच्छेद 32। ध्यान रखिएगा,
सुप्रीम कोर्ट की तरफ राज्यों के हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। समानता का अधिकार संविधान का अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक विस्तृत रूप से दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। और यह अधिकार सुनिश्चित करता है कि मूल अधिकार केवल कागजों पर ना रहे बल्कि जमीनी स्तर पर लागू हो। यानी कि अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, यह सुनिश्चित करता है कि मूल अधिकार केवल कागजों पर ना रहे बल्कि जमीनी स्तर पर भी लागू हो सके। अब देख लीजिए, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य को किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया था? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया था? बलवंत राय मेहता समिति, स्वर्ण सिंह समिति, सरकारी आयोग या वर्मा समिति? तो बताइए, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किसके सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था बलवंत राय, सॉरी बलवंत राय मेहता मैं बता रहा हूँ, इसका हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर जो है कि ये जो संविधान पंचायती राज का त्रिस्तरीय ढांचा है, ये संबंधित है बलवंत राय मेहता समिति से। इसका देख लीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति। अब देखिए, वर्ष 1976 में आपातकाल के दौरान स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। कब शामिल किया गया? तो 1976 में। यह 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको जोड़ा गया था। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। इन्हें संविधान के एक नए भाग 4 के क और इकलौते अनुच्छेद 51 के क के तहत स्थापित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, इसे संविधान के भाग 4 के क में और अनुच्छेद 51 के क के तहत स्थापित किया गया है। शुरुआत में संविधान में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन वर्तमान में इसकी कुल संख्या 11 है। देखिए, जब 42वें संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, तो उस समय पे 10 ही मौलिक कर्तव्य था, लेकिन 11वां मौलिक कर्तव्य जो था, इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था, जिसमें कि माता पिता के लिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा को के अवसर देने का 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। यानी कि 11वां कर्तव्य में क्या है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर देने का जो है कि काम कौन करेगा? तो उनके माता पिता करेगा, ठीक ना। तो इसे जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। उसके बाद देख लीजिए, बलवंत राय मेहता समिति भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश करने के लिए जानी जाती है। जैसे कि मैंने बताया, ये बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज के त्रिस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश करने के लिए जानी जाती है। मूल कर्तव्य की प्रकृति, ध्यान रखिएगा, यह गैर न्याय संगत है। मूल कर्तव्य किसके लिए होता है? तो मौलिक ये भारत के नागरिकों के लिए होता है, तो ये न्याय संगत है। अगर ये मौलिक कर्तव्य को जो है कि पालन नहीं कर रहे हैं, तो जो है कि कोर्ट डायरेक्ट एक्शन नहीं लेंगे। भले उसके लिए कानून बनाकर उस पर एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन डायरेक्ट एक्शन नहीं लिया जा सकता है। अर्थात इनके पालन ना करने पर सीधे तौर पर कोई कानूनी सजा नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि नीति निर्देशक तत्वों के तहत समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? नीति निर्देशक तत्वों के तहत समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45 या अनुच्छेद 50? तो बताइए, समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है, समान नागरिक संहिता का उल्लेख है। अनुच्छेद 44 पूरे देश में नागरिकों के लिए विवाह, तलाक और संपत्ति जैसे मामलों में एक समान कानून लागू करने का निर्देश देता है। क्या करता है अनुच्छेद 44? तो पूरे देश के नागरिकों के लिए विवाह, तलाक और संपत्ति जैसे मामलों में एक समान कानून लागू करने का निर्देश देता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और ये भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक है। राज्य के जो ये नीति निर्देशक तत्व है, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। कहां से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से। कहां से? आयरलैंड के संविधान से। और ये भाग 4 में है। किसमें है? भाग 4 में। और अनुच्छेद पूछेगा तो 36 से 51 तक, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। और ये तत्व अदालत द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता, यानी कि इसके उल्लंघन पर सरकार के खिलाफ केस नहीं किया जा सकता। ये ध्यान रखिएगा, ये न्याय संगत नहीं है, ठीक ना। अगर सरकार इसे लागू नहीं करता तो आप इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते। ये चीज भूलना नहीं है, ये क्वेश्चन बनता है। अनुच्छेद 40 ये भी नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। राज्यों को स्वशासन की इकाई के रूप में ग्राम पंचायतों के गठन का विशेष निर्देश देता है। तो ग्राम पंचायतों के गठन का से संबंधित अनुच्छेद 40 है। ग्राम पंचायत गठन करने का निर्देश कौन देता है? तो अनुच्छेद 40 है।
अनुच्छेद 45 के तहत 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की शुरुआती देखरेख और अनिवार्य शिक्षा का जिम्मा राज्य को सौंपा गया है। तो देखिए अनुच्छेद 45 के तहत 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की शुरुआती देखरेख और अनिवार्य शिक्षा का जिम्मा राज्य को सौंपा गया है। जैसे कि आंगनबाड़ी का व्यवस्था होता है, आंगनबाड़ी में वहां पर शिक्षा भी दिया जाता है और वहां पर पोषण का भी ध्यान रखा जाता है। तो ये अनुच्छेद 45 के तहत ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 50 क्या है? तो लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने के लिए कार्यपालिका से न्यायपालिका पूरी तरह से अलग करता है। अनुच्छेद 50 क्या करता है? तो ये कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करता है, ठीक ना। कार्यपालिका और न्यायपालिका को पूरी तरह से अलग करता है कौन? तो अनुच्छेद 50 ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 61 या अनुच्छेद 72? तो बताइए, महाभियोग की, राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया किसमें है? तो देखिए इसी तीनों में से है, ठीक ना, इसी तीनों में से है। तो इसका राइट आंसर ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 61 हो जाएगा। अनुच्छेद 61 में जो है ये राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है। अब देख लीजिए, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन या अतिक्रमण के आरोप में महाभियोग की अर्ध न्यायिक प्रक्रिया चलाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा, महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर चलाई जाती है। महाभियोग का यह विशेष प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन यानी कि लोकसभा या राज्यसभा में शुरू किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, महाभियोग का जो प्रक्रिया है ये सदन के यानी कि संसद के किसी भी सदन से शुरू किया जा सकता है। निचले सदन यानी कि लोकसभा या उच्च सदन राज्यसभा, किसी भी सदन से शुरू किया जा सकता है। प्रस्ताव पेश करने से कम 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इस बात का लिखित सूचना देना अनिवार्य होता है। तो देखिए, महाभियोग प्रक्रिया चलाने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को यह सूचना देना अनिवार्य होता है। अनुच्छेद 52 साफ तौर पर घोषित करता है कि देश की कार्यपालिका के शीर्ष पर भारत का एक राष्ट्रपति होगा। देखिए, राष्ट्रपति के पद का वर्णन जो है अनुच्छेद 52 में है, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का वर्णन है। अनुच्छेद 54 ये राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कराता है जिसमें चुने हुए संसद और विधायक वोट देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये अनुच्छेद 54 जो है ये राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल से संबंधित है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल से संबंधित है जिसमें सांसद और विधायक वोट करते हैं, सांसद और विधायक। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को किसी भी अपराधी की सजा को पूरी तरह से माफ करने या कम करने की क्षमादान शक्ति प्राप्त है। तो देखिए, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति है, क्षमादान करने की शक्ति यानी कि ये मृत्यु की सजा तक को भी माफ करवा सकते हैं राष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा, किसी अपराधी का मृत्यु दंड को भी क्षमा करवा सकते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 12, ऑप्शन डी है 15। तो बताइए, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है, जो है कि कला, संस्कृति या फिर वैज्ञानिक, इन सभी चीजों से जुड़े होते हैं, उन्हीं को जो है कि देखिए, जैसे कि यहाँ पर राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के क्षेत्र से विशेष अनुभव रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत करता है। तो इन सभी क्षेत्रों से जो जुड़े रहते हैं, इन क्षेत्रों में अपना योगदान दिए रहते हैं, उन्हीं में से जो है कि 12 लोगों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति। राज्यसभा को संसद का उच्च सदन या अस्थायी सदन कहा जाता है। राज्यसभा को संसद का क्या कहा जाता है? उच्च सदन या अस्थायी सदन कहा जाता है, जिसे कभी भी समय से पहले भंग नहीं किया जा सकता, ध्यान रखिएगा राज्यसभा को। पहले लोकसभा में 2 एंग्लो इंडिया सदस्य मनोनीत होते थे, जिसे 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, पहले लोकसभा में भी 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था, पहले 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत किया जाता था, लेकिन ये प्रक्रिया अब खत्म कर दिया गया है। कब? तो ये 104वें संविधान संशोधन 2019 में, 104वें संविधान संशोधन 2019 में
राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और प्रत्येक 2 वर्ष में इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और ये कभी भंग नहीं होता है। और इसके प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर होते हैं। राज्यसभा के प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। राज्यसभा का चुनाव लड़ने या सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना अनिवार्य है। ध्यान रखिएगा, राज्यसभा का चुनाव लड़ने या सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितना होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति पदेन रूप से राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति जो होते हैं ये राज्यसभा के ही सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होते हैं। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति, संसद या प्रधानमंत्री? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा महान्यायवादी। भारत के राष्ट्रपति करते हैं। देखिए महान्यायवादी, और ये राज्यपाल का कहेगा, मुख्य न्यायाधीश का कहेगा, तो मंत्रियों का कहेगा, तो ये सभी का जो नियुक्ति कराता है वो राष्ट्रपति कराता है। ध्यान रखिएगा। अब देखिए अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति भारत सरकार के कानूनी सलाहकार और सर्वोच्च कानूनी अधिकारी महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। अनुच्छेद 76 के तहत ध्यान रखिएगा, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 76 के तहत, अनुच्छेद 76 के तहत, अनुच्छेद 76 के तहत ध्यान रखिएगा। अब देखिए महान्यायवादी बनने के लिए वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए आवश्यक होती है। तो देखिए महान्यायवादी बनने की योग्यता है वैसा होना चाहिए जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता हो। इनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता, इनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्याप्त, यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहे अपने पद पर रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, महान्यायवादी जो होते हैं ये राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न होते हैं, यानी कि राष्ट्रपति जब तक चाहे इनको पद पर रख सकते हैं और जब चाहे इनको हटा सकते हैं। महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार है, लेकिन वोट नहीं दे सकते। महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार है, लेकिन वो वोट नहीं दे सकते। ध्यान रखिएगा, वो सदनों की कार्यवाही में भाग लेते हैं, बोलते भी हैं, और लेकिन वोट नहीं कर सकते। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। वो संसद की कार्यवाही में भाग लेंगे, बोलेंगे भी, लेकिन जो है कि वोट करने का अधिकार, कोई भी कानून पर वोट करने का अधिकार नहीं है। राज्यों में इसी तरह का सर्वोच्च कानूनी पद महाधिवक्ता का होता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 165 में होता है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे केंद्र में होता है महान्यायवादी, उसी प्रकार राज्य में सेम वैसा ही पद, यानी कि राज्यों के कानूनी सलाहकार कौन होता है? तो महाधिवक्ता होता है, जिसका उल्लेख किसमें है? तो अनुच्छेद 165 में, अनुच्छेद 165 में। ध्यान रखिएगा, और यह भारत के किसी भी न्यायालय में सरकार का पक्ष रखने के लिए देश के सभी कोर्ट में सुनवाई का अधिकार रखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो महान्यायवादी होते हैं ये किसी भी न्यायालय में सरकार का पक्ष रखने के लिए देश के सभी कोर्ट में सुनवाई का अधिकार रखते हैं। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, धन विधेयक जो है, धन विधेयक को संसद के किस सदन में केवल राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति से ही पेश किया जा सकता है? धन विधेयक को संसद के किस सदन में केवल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जा सकता है? ऑप्शन ए है केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, दोनों सदन की संयुक्त बैठक में, या किसी भी सदन में। तो बताइए धन विधेयक को संसद के किस सदन में केवल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जा सकता है? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल लोकसभा में, ठीक ना। धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, और वो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बाद। अब देखिए धन विधेयक हमेशा पहले लोकसभा में ही पेश किया जाता है, इसे सीधे राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता। धन विधेयक जो है हमेशा पहले लोकसभा में ही पेश किया जाता है, इसे सीधे राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता। धन विधेयक की सटीक परिभाषा और उनके मानदंड संविधान के अनुच्छेद 110 में विस्तार से दिए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, धन विधेयक की परिभाषा किसमें? तो अनुच्छेद 110 में। धन विधेयक अनुच्छेद 110, धन से धन, धन से 110, ये ऐसा आप लोग ध्यान रखिएगा। इस विधेयक के मामले में राज्यसभा की शक्तियां बेहद सीमित है, वह इसे अधिकतम केवल 14 दिन तक रोक सकती है। ध्यान रखिएगा, धन विधेयक के मामले में राज्यसभा की शक्तियां सीमित है, जो है कि अगर धन विधेयक राज्यसभा में जाता है तो
अधिकतम राज्यसभा उसे 14 दिन तक रोक सकती है, ठीक ना। 14 दिन के बाद ऑटोमेटिक यह कानून पास हो जाता है, ठीक ना। तो कानून इसे जो है कि राज्यसभा की मर्जी से इस पर कानून नहीं बनता, ठीक ना। और देख लीजिए, कोई विधेयक समान है या धन विधेयक, इसका अंतिम और बाध्यकारी निर्णय केवल लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम और बाध्यकारी निर्णय कौन देता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष ध्यान रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष। धन विधेयक पर दोनों सदनों के बीच गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक बुलाने का कोई संवैधानिक नियम नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, धन विधेयक पर गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक बुलाने का जो है कि कोई संवैधानिक नियम नहीं है। तो देखिए, पहले ही इसमें बताया गया कि इसमें राज्यसभा का जो है कि राज्यसभा का इसमें उतना इंपॉर्टेंस नहीं रहता, ठीक ना। उसकी शक्ति सीमित होती है धन विधेयक के मामले में। तो इस पर संयुक्त बैठक क्यों बुलाया जाएगा? ज्यादा इस पर पहले से ही लोकसभा का इसमें ज्यादा जो है कि प्राथमिकता है। तो लोकसभा से पास हो जाता है और फिर राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा इसे 14 दिन तक रोक सकती है, वरना 14 दिन के बाद ही ऑटोमेटिक कानून बन सकता है। तो इसमें संयुक्त बैठक बुलाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। राष्ट्रपति धन विधेयक को संसद को राष्ट्रपति धन विधेयक को संसद को पुनर्विचार करने के लिए वापस नहीं भेज सकते, क्योंकि यह उनकी सहमति से ही आता है। तो देखिए, इसको राष्ट्रपति भी वापस से संसद को पुनर्विचार के लिए भेज नहीं सकते, क्योंकि इनकी पहले उनकी अनुमति ली जाती है, तभी जो है कि लोकसभा में धन विधेयक को पेश किया जाता है। तो ये वापस फिर पुनर्विचार करने के लिए नहीं भेजते हैं, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री? तो बताइए, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक ना। लोकसभा का अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, लेकिन संयुक्त बैठक बुलाता है राष्ट्रपति, ठीक ना। संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन इसका अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अब देख लीजिए, दोनों सदनों में किसी साधारण विधेयक पर मतभेद होने पर संयुक्त बैठक की अध्यक्षता हमेशा लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा लोकसभा अध्यक्ष ही इसकी अध्यक्षता करता है। यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो लोकसभा का उपाध्यक्ष, और उसके भी ना होने पर राज्यसभा के उपसभापति इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष अगर अनुपस्थित है तो लोकसभा के उपाध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेंगे। अगर उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है तो उसकी जगह पर राज्यसभा के उपसभापति अध्यक्षता करते हैं। यानी यहाँ पर समझने की बात यह है कि राज्यसभा के सभापति कभी भी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करते हैं, और यही क्वेश्चन फंसता है, ठीक ना। राज्यसभा के सभापति कभी भी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करते, यानी कि उपराष्ट्रपति जो है कि कभी भी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करते हैं। संयुक्त बैठक बुलाने की अंतिम शक्ति अनुच्छेद 108 के तहत देश के राष्ट्रपति के पास सुरक्षित है, यानी कि अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति ही जो है कि संयुक्त बैठक बुलाते हैं। राज्यसभा के सभापति, उपराष्ट्रपति कभी भी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करते हैं, जैसा कि मैंने बता भी दिया। इस विशेष बैठक में कोई भी निर्णय दोनों सदनों की उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से लिया जाता है। इस विशेष बैठक में जो है कि कोई भी निर्णय दोनों सदनों के उपस्थित सदस्य जो होते हैं उनके मतदान करने के बाद साधारण बहुमत से लिया जाता है। ध्यान रखिएगा, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक बुलाने की पूरी मनाही है, यानी कि धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जाता, ठीक ना। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को ध्यान रखिएगा, कभी भी संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 या 70? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 वर्ष, ठीक ना। 65 वर्ष जो होता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट की आयु होती है। अब देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक अपने पद पर कार्य कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कितने वर्ष तक? तो 65 वर्ष तक जो है कि अपने पद पर कार्य कर सकते हैं। राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रिटायरमेंट की अधिकतम आयु 62 वर्ष निर्धारित है। तो ध्यान रखिएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रिटायरमेंट की अधिकतम आयु कितना है? तो 62 वर्ष है। सुप्रीम कोर्ट के जजों को केवल साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के विशेष बहुमत
प्रस्ताव द्वारा ही हटाया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के जजों को या तो साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर संसद के किसी विशेष बहुमत प्रस्ताव द्वारा ही हटाया जा सकता है। यानी कि अगर जज कोई कदाचार कर दिए हो या असमर्थता कर दिए हो, उन्हीं उसी के आधार पर संसद के विशेष प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच या दो राज्यों के बीच के विवाद सीधे सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकार क्षेत्र में आता है। तो ये तो समझने वाली बात है। केंद्र और राज्य के जो है कि विवाद के मामला हाई कोर्ट में तो जाएगा नहीं, जाहिर सी बात है ये सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा। ठीक, केंद्र का मामला है या फिर एक राज्य से दूसरी राज्य का भी कोई विवाद है तो वो भी किसी एक राज्य का हाई कोर्ट में नहीं जाएगा। तो ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है तो कुछ से ये प्रश्न हो जाएंगे। अनुच्छेद 129 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है जिसके फैसले अन्य मामलों में उदाहरण के रूप में माने जाते हैं। यानी देख लीजिए, अनुच्छेद 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है कि फैसले सुना देता है। ठीक, जिस भी विवाद पर कोई फैसला दे देता है तो वो फैसला जो होता है उसे उदाहरण के रूप में माने जाते हैं। यानी कि उसके जो निचले न्यायालय है उसी के आधार पर फैसले सुनाते हैं। ठीक ना, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का अपना लिखित इस्तीफा राष्ट्रपति को संबोधित करके सौंपते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना इस्तीफा किसको सौंपते हैं? तो राष्ट्रपति को। अपने इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य के मुख्यमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश या राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष। तो किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा कराई जाती है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कराई जाती है। अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर प्रत्येक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर प्रत्येक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होने के साथ साथ केंद्र सरकार का एक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। ध्यान रखिएगा, राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख होने के साथ साथ केंद्र सरकार के एक प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। इनका सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ध्यान रखिएगा, सामान्य कार्यकाल कितना होता है राज्यपाल का? तो 5 वर्ष होता है। लेकिन यह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपने पद पर बने रहते हैं। यानी कि राष्ट्रपति जब चाहे इनको हटा सकते हैं, जब तक चाहे इसको रख सकते हैं। राज्यपाल के पद और गोपनीयता की शपथ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, राज्यपाल के जो है कि शपथ कौन दिलाता है? तो जिस भी राज्य के राज्यपाल हैं उसी राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है कि शपथ दिलाते हैं राज्यपाल को। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी करने की विधायी शक्ति प्राप्त है। तो ध्यान रखिएगा, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें है? तो अनुच्छेद 213 में। अनुच्छेद 213 में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि राज्य विधानसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? राज्य विधानसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 30 वर्ष? बताइए, राज्य विधानसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। ठीक है, इसका राइट आंसर 25 वर्ष। राज्य विधानसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितना है? तो 25 वर्ष है। 25 वर्ष है। विधानसभा चुनाव का उम्मीदवार बनने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी आवश्यक है। विधानसभा चुनाव का उम्मीदवार बनने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी आवश्यक है। संसद के निचले सदन यानी कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष ही तय की गई। यानी कि ध्यान रखिएगा, लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? तो 25 वर्ष। जिन राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है वहां विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। देखिए, सभी राज्यों में तो विधान परिषद नहीं है, केवल 6 राज्यों में। तो बता दूं आप लोगों को कौन कौन से राज्य में विधान परिषद है। तो ध्यान रखिएगा, बिहार और उत्तर प्रदेश। बिहार, उत्तर प्रदेश, उसके बाद
महाराष्ट्र और कर्नाटक, महाराष्ट्र और कर्नाटक, उसके बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इसी 6 राज्य में विधान परिषद है। तो ध्यान रखिएगा, विधान परिषद के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं के स्थानीय चुनाव में उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित है। ध्यान रखिएगा, ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं के जो है कि उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु कितना होनी चाहिए, तो 21 वर्ष, 21 वर्ष। भारत में वोट डालने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। भारत में वोट डालने की न्यूनतम आयु कितनी है, तो 18 वर्ष है, जिसे 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा 21 वर्ष से घटाकर किया गया। तो देखिए, पहले जो है कि 21 वर्ष होता था मतदान करने की आयु, लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1889 के द्वारा इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। विधानसभा का कार्यकाल सामान्य परिस्थितियों में 5 वर्ष का होता है। विधानसभा का कार्यकाल सामान्य परिस्थितियों में 5 वर्ष का होता है, जिसे राज्यपाल पहले ही भंग कर सकता है, जिसे क्या है कि राज्यपाल पहले ही भंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिशों के आधार पर भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में हुई थी? बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिशों के आधार पर भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में हुई थी? बताइए, सबसे पहले किस राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी? और इसका सिफारिश कौन किया था? तो बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक ना? बलवंत राय मेहता की सिफारिश के आधार पर भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले राजस्थान में हुई थी, राजस्थान में हुई थी। 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में पहली पंचायत की शुरुआत की थी। ध्यान रखिए, 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहां से शुरुआत की थी? तो राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज की शुरुआत की थी। ध्यान रखिएगा। अब देखिए, राजस्थान के ठीक बाद वर्ष 1959 में ही आंध्र प्रदेश राज्य ने भी अपने यहाँ इस पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था। तो राजस्थान के बाद कौन लागू किया था? तो आंध्र प्रदेश 1959 में। उसके बाद देखिए, इस व्यवस्था को 3 स्तरों में, यानी कि ग्राम पंचायत गांव के लिए, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर और जिला परिषद जिला स्तर शामिल है। ध्यान रखिएगा, इन व्यवस्था में 3 स्तर में क्या आएगा? देखिए, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद होता है। पंचायती राज संस्थाओं को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा देश में संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब मिला था? तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। इस संशोधन के जरिए संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसके तहत पंचायतों को काम करने के लिए 29 विषय दिए गए। 11वीं अनुसूची, इस संशोधन के जरिए 11वीं अनुसूची, अच्छा हाँ, देखिए, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसके तहत पंचायतों को काम करने के लिए 29 विषय दिए गए। हर साल 24 अप्रैल को देश भर में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल 24 अप्रैल को देश भर में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, 24 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि भारतीय संविधान में आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका, जर्मनी, कनाडा या फिर दक्षिण अफ्रीका? तो बताइए, आपातकाल का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी के संविधान से। इसका राइट आंसर जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अब देख लीजिए, आपातकाल के समय नागरिकों के मूल अधिकारों को स्थगित करने का नियम जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। कहां से? जर्मनी के वाइमर संविधान से, जर्मनी के वाइमर संविधान से। आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 20 जो कि दोषी सिद्ध से संरक्षण और अनुच्छेद 21 यानी कि जीवन के का अधिकार को किसी भी हाल में निलंबित नहीं किया जा सकता। आपातकाल के दौरान ध्यान रखिएगा, सभी मौलिक अधिकार को जो है कि निलंबित कर दिया जाता है, सिवाय अनुच्छेद 20 और 21 को। अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल के दौरान भी ये निलंबित नहीं किया जा सकता। एक मजबूत केंद्र वाले संघीय ढांचागत व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियों के सिद्धांत कनाडा के संविधान से लिया गया है। एक मजबूत केंद्र वाली संघीय ढांचागत व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत कहां से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। संविधान में संशोधन करने की जटिल
प्रक्रिया का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित होकर अपनाया गया है। तो ध्यान रखिएगा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका। आपातकाल से जुड़े सभी विशेष उपबंध भारतीय संविधान के भाग 18 में शामिल किए गए हैं। मूल अधिकारों को स्थगित करने का अंतिम आदेश राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाता है। ध्यान रखिए, आपातकाल से जुड़ी सभी उपबंध भारत के संविधान के भाग 18 में है। संविधान के भाग 18 में है। संविधान के भाग 18 में है। और मूल अधिकारों को स्थगित करने का अंतिम आदेश कौन देता है? तो राष्ट्रपति। मूल अधिकारों को निलंबित करने का आदेश कौन देता है? तो राष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या अनुच्छेद 368? बताइए, किस राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होता है और अनुच्छेद 360 के तहत द्वितीय आपातकाल लगता है और अनुच्छेद 368 में जो है ये संविधान संशोधन से संबंधित है। अब देख लीजिए, युद्ध, बाहरी आक्रमण या देश के भीतर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। युद्ध, बाहरी आक्रमण या देश के भीतर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। इसके लिए 44वें संविधान संशोधन के बाद से केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश को पूरी तरह अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए 44वें संविधान संशोधन के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश को पूरी तरह से, यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 356, इसके तहत किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने या कानून टूटने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अनुच्छेद 360, इसके तहत आर्थिक अस्थायित्व यानी कि देश की आर्थिक अस्थायित्व को खतरा होने पर द्वितीय आपातकाल लगाया जाता है, जो भारत में अब तक कभी भी नहीं लागू हुआ है। ध्यान रखिएगा, भारत में अभी तक एक बार भी द्वितीय आपातकाल नहीं लगा है। अनुच्छेद 368, संसद को देश की आवश्यकताओं के अनुसार संविधान के प्रावधानों में संशोधन करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 368 संसद को देश के किसी आवश्यकताओं के अनुसार संविधान के प्रावधानों में संशोधन करने की शक्ति देता है। राष्ट्रीय आपातकाल को संसद की मंजूरी से हर 6 महीने पर अनिश्चित काल के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल को संसद की मंजूरी से हर 6 महीने पर अनिश्चित काल के लिए आगे, यानी कि हर 6 महीने पर तो है कि संसद की मंजूरी लेनी होती है कि क्या आपातकाल को आगे बढ़ाया जाए या फिर यहीं पर खत्म कर दिया जाए। तो हर 6 महीने पर मंजूरी लेकर इसे अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल को। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 343? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निर्वाचन आयोग का गठन का प्रावधान किसमें है? निर्वाचन यानी कि इलेक्शन कमीशन के गठन का प्रावधान किसमें है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 324 में। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 324 देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक स्थायी और स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना करता है। अनुच्छेद 324 क्या कहता है? तो देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक अस्थायी और स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना करता है और यह मुख्य रूप से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा और राज्य के विधानसभाओं के चुनाव का संचालन करता है। पंचायतों और नगर पालिकाओं के स्थानीय चुनाव केंद्रीय चुनाव आयोग नहीं बल्कि संबंधित राज्य का राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। तो ध्यान रखिएगा, पंचायत और नगर पालिकाओं का चुनाव कौन कराता है? तो इसका केंद्रीय चुनाव आयोग नहीं कराता है, इसका चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। राज्य निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 280 में क्या है? तो इसके तहत राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में केंद्र और राज्य के बीच राजस्व बंटवारे के लिए वित्त आयोग बनता है। तो अनुच्छेद 280 ध्यान रखिएगा, वित्त आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 315 संघ के लिए लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी और राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि एसपीएससी के गठन का
नियम बनाता है, यानी कि एसपीएससी जैसे कि स्टेट पीसीएस इसको बोला जाता है, ये बीपीएससी हो गया, जैसे दूसरे स्टेट का ले लीजिए, झारखंड का हो गया जेपीएससी, इस प्रकार का ये होता है। अनुच्छेद 343 में क्या है, तो इसके तहत संघ की आधिकारिक राजभाषा हिंदी और उसकी लिपि देवनागरी घोषित की गई है। तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 343 के तहत इसकी आधिकारिक राजभाषा हिंदी और उसकी लिपि देवनागरी घोषित की गई है। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 343 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि भारतीय संविधान की किस अनुसूचित सूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख है। तो देखिए ऑप्शन ए है 5वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची। तो किस अनुसूची में शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख है। शक्तियों के बंटवारे आप लोग सुने होंगे, राज्य सूची, समवर्ती सूची और केंद्र सूची। तो ये जो है कि केंद्र और राज्य के शक्तियों के बंटवारे से संबंधित है, ठीक है ना। तो ये किस अनुसूची में है, मोस्ट इंपोर्टेंट 7वीं अनुसूची, ठीक है, ध्यान रखिएगा 7वीं अनुसूची में है। अब देख लीजिए 7वीं अनुसूची में शक्तियों को 3 सूचियों में बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 7वीं अनुसूची में शक्तियों को 3 सूचियों में बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ध्यान रखिएगा मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी, मूल संविधान में केवल 8 ही अनुसूचियां थी, लेकिन विभिन्न संशोधन के बाद वर्तमान में इनकी कुल संख्या 12 हो चुकी है। तो अभी वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 है। 5वीं अनुसूची देश के विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण से जुड़ी है। तो 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण से जुड़ी है। 8वीं अनुसूची ध्यान रखिएगा, भारत की कुल 22 आधिकारिक क्षेत्रीय भाषाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई है। 8वीं अनुसूची में भारत में कुल 22 आधिकारिक क्षेत्रीय भाषाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई है। तो कितने आधिकारिक भाषाएं हैं, तो 22, जो कि 8वीं अनुसूची में है। 10वीं अनुसूची को 92वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची को 92वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया था, जो राजनीतिक दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो राजनीतिक दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन विवाद होने पर केंद्र का कानून मान्य नहीं होता है। ध्यान रखिएगा समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन विवाद होने पर केंद्र मान्य होता है। देखिए समवर्ती सूची पर क्या होता है, इस पर राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बनाते हैं, लेकिन विवाद होने पर इस पर जो है कि केंद्र का जो फैसला जो होता है ज्यादा मान्य रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है। आप सब जानते होंगे कि मंत्री परिषद जो होता है ये सामूहिक रूप से संसद के प्रति जो है कि उत्तरदायित्व होता है, उत्तरदायी होता है, ठीक ना। तो ये किस अनुच्छेद में है, ऑप्शन ए है अनुच्छेद 74, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 75 के 3 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 78 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 85। तो बताइए ये किस अनुच्छेद में है। संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 75 के 3, अनुच्छेद 75 के 3। अब देखिए अनुच्छेद 75 के 3 स्पष्ट करता है कि संपूर्ण मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के निचले सदन यानी कि लोकसभा के प्रति जवाबदेही होगी। अनुच्छेद 75 के 3 क्या करता है, तो यह स्पष्ट करता है कि संपूर्ण मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के निचले सदन यानी कि लोकसभा के प्रति जवाबदेही होगी। इसका व्यवहारिक अर्थ है कि यदि लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास होता है तो पूरी कैबिनेट को इस्तीफा देना होगा। देखिए अगर क्या होता है, लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास होता है, यानी कि अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया तो जो है कि पूरी कैबिनेट को इस्तीफा देना होता है, ठीक है, पूरी कैबिनेट को इस्तीफा देना होता है। तो इसीलिए यह व्यवस्था किया गया है कि जो मंत्रिपरिषद होता है ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अनुच्छेद 74 में क्या है, तो राष्ट्रपति को उनके कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद देखिए अनुच्छेद 74 में ही राष्ट्रपति को उनके कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 78 क्या है, तो इसके तहत प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह देश के प्रशासन और विधायी फैसलों की जानकारी राष्ट्रपति को दो। तो यानी कि प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है।
अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति को संसद के सत्रों को बुलाने, सत्रवसान करने और लोकसभा को भंग करने की शक्तियां प्राप्त हैं। अनुच्छेद 85 के तहत तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति को संसद के सत्र बुलाने और सत्रवसान करने और लोकसभा को भंग करने की शक्तियां प्राप्त हैं। यानी कि अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति सत्र बुला सकते हैं, सत्रवसान करते हैं, यानी कि सत्र को समाप्त कर सकते हैं और लोकसभा को भी भंग कर सकते हैं अनुच्छेद 85 के तहत। मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से देश के राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो देखिए, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, लेकिन ये व्यक्तिगत रूप से पूछेगा तो ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया था? संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया था? 42वां संशोधन, 44वां संविधान संशोधन या 73वां संशोधन या 86वां संविधान संशोधन? संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से किस संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। देखिए, वर्ष 1978 में मोरारजी देसाई सरकार द्वारा 44वां संविधान संशोधन के जरिए संपत्ति के अधिकार जो अनुच्छेद 31 में था वो मूल अधिकार से हटा दिया गया। वर्तमान में यह संविधान के भाग 12 अनुच्छेद 300 के ए के तहत केवल एक विधायी या कानूनी रूप से मौजूद है। तो ये किसमें है? तो अनुच्छेद 12 और 300 के ए में है। अब देखिए, इसी ऐतिहासिक संशोधन से पहले भारतीय नागरिकों को 7 मूल अधिकार प्राप्त थे जो अब घटकर केवल 6 रह गए। तो अभी कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 6 ही है, ध्यान रखिएगा। 44वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपात के लिए आंतरिक अशांति शब्द को बदलकर सशक्त विद्रोह जोड़ा गया था। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है जो आपातकाल के लिए आंतरिक यानी कि आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल लगता था, तो उस शब्द को यानी कि आंतरिक अशांति के शब्द को बदलकर सशक्त विद्रोह कर दिया गया, ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। इस संशोधन ने ही यह भी तय किया कि आपातकाल में अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। यही संशोधन यानी कि 44वें संविधान संशोधन ने ही तय किया था कि आपातकाल के दौरान भी, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। संपत्ति के अधिकार अब राज्य के खिलाफ एक सुरक्षा तो है, लेकिन यह एक मौलिक अधिकार नहीं रहा। संपत्ति का अधिकार अब राज्य के खिलाफ एक सुरक्षा तो है, लेकिन यह मौलिक अधिकार नहीं रहा। ध्यान रखिए, मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष या 62 वर्ष? 5 वर्ष या 62 वर्ष? 5 वर्ष या 65 वर्ष? 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तब जो भी पहले हो राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार। तो बताइए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष। 6 वर्ष या 65 वर्ष? 6 वर्ष या 65 वर्ष। अब देखिए, सीएजी का कार्यकाल पद संभालने की तारीख से 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले है तक निर्धारित है। तो सीएजी का कार्यकाल ध्यान रखिएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। 6 वर्ष या 65 वर्ष। इस महत्वपूर्ण पद का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 148 से 151 तक किया गया है। तो इस महत्वपूर्ण पद के उल्लेख किसमें है? तो संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक है। सीएजी को भारत के सार्वजनिक धन का मुख्य संरक्षक और लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक माना जाता है। सीएजी को भारत के सार्वजनिक धन का मुख्य संरक्षक और लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक माना जाता है। ये देश के केंद्र और राज्यों के सभी सरकारी विभागों के खर्चों का वित्तीय ऑडिट करने के लिए जिम्मेदार है। ध्यान रखिएगा, यह क्या करता है? तो केंद्र और राज्यों के सभी सरकारी विभागों के खर्चों को जांच करता है। कौन? तो सीएजी। यानी कि सीएजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता को बढ़ावा देता है? जो डीपीएसपी के तहत आता है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत आता है। तो बताइए, कौन सा अनुच्छेद सामान्य न्याय और मुक्त कानूनी सहायता का बढ़ावा देता है? अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39 का ए, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 43। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 39 के ए। अनुच्छेद 39 के ए जो है, ये अनुच्छेद
सामान्य न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को बढ़ावा देता है। अब देख लीजिए अनुच्छेद 39 के ए राज्य को यह निर्देश देता है कि समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी वकील व सहायता मिले। अनुच्छेद 39 के ए क्या निर्देश देता है? तो यह निर्देश देता है कि समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी वकील व सहायता मिले। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में नया जोड़ा गया था। ध्यान रखिएगा, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था और इसी अनुच्छेद के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए देश में नालसा यानी कि राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण कानून बनाया गया था। इसी अनुच्छेद के उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्या बनाया गया था? तो राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण कानून बनाया गया था। अनुच्छेद 38 राज्य को लोक कल्याण की बढ़ोतरी के लिए एक न्यायपूर्ण सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 38 राज्य को लोक कल्याण की बढ़ोतरी के लिए एक न्यायपूर्ण सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 41 नागरिकों को कुछ विशेष दशाओं जैसे बुढ़ापा या बीमारी में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 41 क्या देता है? तो नागरिकों को कुछ विशेष दशाएं जैसे कि बुढ़ापा और बीमारी में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 43 श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी, अच्छे जीवन स्तर और कुटीर उद्योगों को विकास की बात करता है। ध्यान रखिए, अनुच्छेद 43 में श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी, अच्छे जीवन स्तर और कुटीर उद्योगों के विकास की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के किसी भी सदन की सदस्यता के बिना कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक केंद्रीय मंत्री यानी कि प्रधानमंत्री पद पर रह सकता है? संसद के किसी भी सदन की सहायता के बिना कोई भी व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक केंद्रीय मंत्री या प्रधानमंत्री पद पर रह सकता है? सुने है 3 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष या ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। बताना है कि संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होने के बावजूद भी केंद्रीय मंत्री या प्रधानमंत्री पद पर कितने दिन तक रह सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 महीने। ठीक ना, 6 महीने तक कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्री के रूप में रह सकता है बिना सदस्यता प्राप्त किए, यानी कि 6 महीने के भीतर उसे सदस्यता प्राप्त करनी होती है। देख लीजिए, कोई भी गैर संसद व्यक्ति मंत्री या प्रधानमंत्री बन सकता है बशर्ते उसे 6 महीने के भीतर संसद की सदस्यता लेनी होगी। यदि वह व्यक्ति निर्धारित 6 महीने की समय सीमा को लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं चुना जाता तो उसकी मंत्री पद समाप्त हो जाता है। तो 6 महीने के भीतर अगर वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं बनता है तो उसकी जो मंत्री पद है उसका समाप्त हो जाता है। यही समान नियम राज्यों में मुख्यमंत्री और राज्य के मंत्रियों के लिए भी पूरी तरह लागू होता है। प्रधानमंत्री बनने के लिए व्यक्ति को अनिवार्य रूप से लोकसभा में बहुमत हासिल करने वाले दल का नेता होना चाहिए। सभी को पता है कि जो भी दल होता है बहुमत हासिल किया रहता है उसी के जो है कि प्रमुख नेता को क्या बनाया जाता है? प्रधानमंत्री बनाया जाता है। उसके बाद देख लीजिए, यह व्यवस्था देश के योग्य विशेषज्ञ को बिना चुनाव लड़े तुरंत सरकार में शामिल होने का अवसर देती है। 6 महीने की इस अवधि के दौरान उस मंत्री को संसद के सभी विशेषाधिकार और वेतन प्राप्त होते हैं। तो देखिए 6 महीने तक जो भी मंत्री पद पर ये बना रहेगा उसको उस मंत्री के विशेषाधिकार और वेतन प्राप्त होता रहेगा। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार का उल्लेख मुख्य रूप से किस अनुच्छेद में किया गया है? भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार का उल्लेख मुख्य रूप से किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 102, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 112। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका राइट आंसर अनुच्छेद 105 हो जाएगा। भारतीय संविधान के में संसदीय विशेषाधिकार का उल्लेख ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 105 में है। अनुच्छेद 105 संसद के दोनों सदन उनके सदस्यों और समितियों को मिलने वाली विशेष शक्तियों व सुरक्षा तय करता है। इसके तहत संसद के भीतर कही गई किसी भी बात या दिए गए वोट के लिए किसी भी अदालत के प्रति जवाबदेह
जवाबदेह नहीं बनाया जा सकता है। यानी कि इसके तहत संसद के भीतर कही गई किसी भी बात या दिए गए वोट के लिए अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं बनाया जा सकता। राज्य में विधानमंडलों और उनकी विधायकों को मिलने वाली ऐसे विशेषाधिकार का उल्लेख ध्यान रखिएगा, ये अनुच्छेद 194 में। तो केंद्र सरकार के सदनों के सदस्यों के लिए ये विशेषाधिकार अनुच्छेद 105 में है, और वही राज्य सरकार के लिए अनुच्छेद 104 में, अनुच्छेद 194 में है। अनुच्छेद 102 में सदस्यों की योग्यता और लोकसभा के पद के नियमों का विवरण दिया गया है। अनुच्छेद 102 में संसद सदस्यों की योग्यता और लाभ के पद के नियमों का विवरण दिया गया है। अनुच्छेद 112 में भारत के वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है, जिसे आम बोलचाल में देश का बजट कहा जाता है। तो वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख इसमें तो अनुच्छेद 112 में है, जिसे आम भाषा में बजट कहा जाता है। लेकिन बजट शब्द का प्रयोग संविधान के किसी विभाग में नहीं किया गया है, ठीक ना, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 122 के तहत अदालतें संसद के भीतर की जाने वाली कार्रवाई की वैधता की जांच नहीं कर सकती। अनुच्छेद 122 के तहत अदालत जो है संसद के भीतर की जाने वाली कार्रवाई की वैधता की जांच नहीं कर सकती। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हम लोग का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और काफी सारी चीजों का आप लोगों का रिवीजन हुआ होगा। तो अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, ठीक ना। इसके लिए दो वीडियो का मैंने दो वीडियो तैयार किए हूँ, तो पहला वीडियो हो गया और नेक्स्ट वीडियो में कल मिलते हैं। तब तक के लिए जो है कि चलते हैं, अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई अच्छे से करते रहिए।